स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होती है। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के बाद अब कहीं पर वीवीपैट की पर्चियां मिल रही है दोस्तों, और कहीं पर अचानक से कैमरा बंद हो जा रहा है और कहीं पर कुछ लोगों के गलत तरीके से ईवीएम के हाउस में घुसने की जानकारी है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर की गई ताबड़तोड़ शिकायतों के बाद आखिरकार अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है दोस्तों। बताएंगे कितनों को सस्पेंड किया गया और किस तरीके के एक्शन लेने की चर्चा चल रही है, और इस बीच विपक्ष की ओर से आगे क्या कुछ किया जा रहा है, एक एक जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी आरजेडी पर लगा रहे थे आरोप, लेकिन अब पवन सिंह भी बुरी तरीके से फंस गए हैं नरेंद्र मोदी के दावे के बीच। इसी के साथ में तेजस्वी यादव ने वह कानून को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। साथ साथ बताएंगे एक सीट पर एनडीए गठबंधन को आराम से जीत मिल जाती, लेकिन तेज प्रताप यादव की वजह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को बड़ा फायदा हुआ है दोस्तों। साथ साथ एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा और पहले चरण के चुनाव में बदलाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है और आने वाले दूसरे दौर के अंदर परिवर्तन और प्रचंड होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि खबर यह है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने महागठबंधन की ओर से आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी मात्रा में ईवीएम से निकलने वाले वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई है। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया है? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जताते हुए चुनाव आयोग को चोर आयोग बोलकर संबोधित करते हुए कहा कि क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर वोट चोरी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर दोस्तों चुनाव आयोग पर जोरदार दबाव बनाया गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने मामले पर कार्रवाई की है। जो जानकारी है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है दोस्तों। प्रशासन ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। इससे मतगणना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वीवीपैट पर्चियां मॉक स्लिप है। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में भी पहले चरण के लिए वोट डाले गए थे दोस्तों। वोटिंग से पहले हर बूथ पर मॉक पोल होता है ताकि ईवीएम और वीवीपैट ठीक से काम कर सके, इसकी जांच हो सके। लेकिन वोटिंग के 2 दिन बाद शीतल पट्टी गांव में वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां कूड़ेदान में मिली दोस्तों, जिसे लेकर महागठबंधन ने निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग से शिकायतें की। पहले तो बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि ये झूठी शिकायतें की जा रही है, चुनाव हार रहे हैं इसीलिए बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाद में जब चुनाव आयोग ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और इस पर प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है दोस्तों, तो भाजपा एकदम चुप्पी साध कर बैठी है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि पता है कि वो खुद एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी वालों को लगता है कि सारी जो शिकायतें हो रही है केवल विपक्ष बौखला गया है इसलिए शिकायतें कर रहा है, लेकिन जब कार्रवाई हो जा रही है दोस्तों तब बीजेपी वाले चुप्पी साध कर बैठ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे कई और मामले सामने आते रहेंगे बिहार में, इसीलिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से जन जागरूक होकर काम करे। इसी के साथ में राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट करते इस मुद्दे को उछाला है दोस्तों। इसके बाद एक और बड़ी जानकारी दी गई है। खबर यह है कि बिहार के उसी जिले यानी समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम के अंदर आधे घंटे के बाद सीसीटीवी का कैमरा चालू हुआ। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई थी, बैटरी डाउन हो गया था, टीवी स्लिप मोड में चला गया था, जनरेटर नहीं था, साफ तौर पर बोला गया कि इस तरीके की बहानेबाजी बंद करो। इस पूरे मामले पर आप लोगों की विश्वसनीयता यानी आपके ऊपर जो लोगों का विश्वास था, ट्रस्ट था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। और जो शुचिता का आप लोगों के ऊपर पहले एक जिम्मा हुआ करता था, लोग मानते थे कि कम से कम चुनाव आयोग के अंदर जो भी कुछ किया जाएगा उसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी, लेकिन अब उनकी शुचिता के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। वोट चोरी के हथकंडे बंद करिए। राष्ट्रीय जनता दल खुलकर इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहा है दोस्तों। इस पूरी अपडेट को लेकर एक और दावा किया गया कि समस्तीपुर में तो सीसीटीवी बंद हो ही रहा है। हाजीपुर की बात करें तो ईवीएम के रूम में बार बार सीसीटीवी बंद हो रहा है। आधी रात को पिकअप वैन आती है फिर बाहर निकल जाती है। आरजेडी ने यह गंभीर दावा किया है। आरजेडी का दावा है कि हाजीपुर के ईवीएम रूम में बार बार सीसीटीवी बंद हो रहा है, यानी समस्तीपुर और अब हाजीपुर। तो इस तरीके से लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर पाने और लोगों का विश्वास बना पाने में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कुछ ना कुछ हद तक विफल दिखाई दे रहा है। आरजेडी की ओर से इस पूरे मामले पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं और भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। इस पर चुनाव आयोग जवाब देते हुए कहता है कि एक विधानसभा का टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण बंद हो गया था, उसको जल्दी से जल्दी चालू किया गया। दूसरा टीवी डिस्प्ले लगातार चलता रहा। यानी चुनाव आयोग हाजीपुर वाले मामले को लेकर शिकायतों को मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। उनका दावा है कि जो दावे किए जा रहे हैं पूरी तरीके से
गलत है, यानी जो बंद हो गया था सीसीटीवी, ये बोलना गलत है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि आरजेडी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वैशाली जिले के हाजीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं में सीसीटीवी बंद हो जाता है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी बिहार के कैमूर में प्रचार के दौरान बोलते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक जो गाना गाते हैं उसके कारण जंगल राज फैल जाएगा, यानी मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, इस तरीके का गाना गाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक। मोदी का दावा है दोस्तों, यानी मोदी कहते हैं कि जंगल राज की बानगी है ये सारे गाने, यानी जंगल राज की तरफ इशारा करती है। अगर आरजेडी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो मोदी के इस दावे से इतर अब भोजपुरी के तथाकथित सुपरस्टार और बीजेपी के नेता प्रचारक पवन सिंह का वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें पवन सिंह गाने में बोलते हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकी। ना सिर्फ गाते हैं बल्कि उनका फेवरेट कट्टा भी लहराते हैं दोस्तों। सवाल उठता है ये कि अगर भाजपा में कोई लोग चले जाए, कोई व्यक्ति चला जाए जो सिंगर है और इस तरीके की बातें, गोली वोली की बातें करता हो, तो वो अपने आप में साधु संत बन जाता है, क्योंकि वो भाजपा का हो गया, भाजपा का टैग उसके ऊपर लग गया। बाकी किसी व्यक्ति का अगर आरजेडी या महागठबंधन से लेना देना भी ना हो, लेकिन उसने गाना गाया हो ऐसा जो बीजेपी के एजेंडे को सूट करता हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, जिनको इस तरीके के बयान जिसमें कट्टा से लेकर जंगल राज इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, वो खुलकर बोल रहे हैं दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कितने निचले स्तर पर उतर उतर कर बयानबाजी नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी एक बार फिर से एक्सपोज हो गया, अगर मोदी में हिम्मत है तो पवन सिंह को अगली फुर्सत में पार्टी से बाहर निकाले और उसके बाद अश्लील गाने गाने वाले मनोज तिवारी और रवि किशन को भी पार्टी से बाहर निकाले। दोनों सांसद है, तब माने कि नरेंद्र मोदी को वाकई बिहार के लोगों की चिंता है दोस्तों। वरना तो सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल को और अहीर समाज को, यादव समाज को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर यह मुद्दा उछाला है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी लोगों से ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता जबरदस्त नाराज है दोस्तों। तेजस्वी यादव आते हैं रैली करने के लिए, कहते हैं 17 महीने में मैंने 5 लाख रोजगार दिया, 5 लाख नौकरियां दी और अगले 5 साल में अगर आप हमको मेजोरिटी देते हो तो फिर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हर परिवार के व्यक्ति के पास एक सरकारी नौकरी हो। इस पर लोगों की ओर से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आती है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो तेजस्वी यादव नौकरी की बातें करते हैं। मोदी कहते हैं कि हमने उसना चावल बांटा था, यानी लोगों को, जो बिहार के लोग उसना चावल खाते हैं, उबला हुआ चावल खाते हैं, वो हमने बांटा था। इस तरीके का बोलकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वोट जुगाड़ में लगे पड़े हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य केवल और केवल कुछ लोगों को कुछ पैसा देकर सत्ता में लगातार बने रहना है, जबकि असली विकास तब होगा जब शुरू से भारत के अंदर लोग इंडस्ट्री लगाएंगे और एक बड़ा पैसे का प्रवाह भारत की ओर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लोगों के टैक्स के पैसे वसूल कर, कुछ लोगों को टैक्स के पैसे बांट कर उनसे वोट ले लेते हैं और उसके बाद दावा करते हैं कि मोदी की लोकप्रियता के कारण वोट मिला है। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अटल सेतु को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। अटल सेतु का निर्माण 2024 जनवरी में हुआ था और बीजेपी ने जमकर पीठ थपथपाई थी दोस्तों। ऐसे में अटल सेतु को 17,843 करोड़ रुपए खर्च करके बजट के साथ बनाया गया और जनवरी 2024 में बना दोस्तों, और अब उसकी रिपेयरिंग चल रही है। इससे पता चलता है कि जनता के पैसे की जमकर लूट हुई है दोस्तों। अटल सेतु के नाम पर भाजपा वाले जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उस अटल सेतु को रिपेयर करना पड़ रहा है। और रोड अगर आप देखेंगे तो रोड में कहीं ऊंचे कहीं नीचे, ऐसा लग रहा है कि रिपेयरिंग करके और हालत खराब कर दी गई है एक्सप्रेसवे की। जिस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था ताकि लोग बड़ी तेजी से चले और लोग अपने गंतव्य तक यानी अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, लेकिन 1 साल के बाद ही लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट पर दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश के अंदर टैक्स पेयर्स यानी करदाताओं के पैसे का तो मजाक ही बनाकर रखा हुआ है। ऐसे ऐसे इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट बनते हैं और तुरंत रिपेयर करना पड़ जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि कोई रोड अगर बनता है और 5 साल भी नहीं चल रहा, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, तो फिर ये रोड बनाने वालों को भ्रष्टाचार के मामले में जरूर लपेटना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का, क्योंकि एक रोड बनाने पर कम से कम वो 5 साल आराम से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार और लूट का सीधा सीधा एग्जाम्पल है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर वह कानून को लेकर तेजस्वी यादव ने सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं से बड़ी अपील की है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार बनते ही, हम लोगों की सरकार बनते ही सबसे पहले वह कानून, जो संशोधन कानून लेकर आया गया था, उसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा और राज्य सरकार इस मामले पर पूरी ताकत लगाएगी कि जैसे तैसे रोका जाए। अगर आप भी मानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अगर बिहार में सरकार बनती है, क्योंकि बिहार के पास काफी बड़ी संख्या में सांसद है दोस्तों, तो कुछ भी खेला किया जा सकता है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने पुराने सहयोगी और बीएसपी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह को पार्टी में दोबारा वापसी करवाई है दोस्तों। ये
फैसला मायावती ने दिल्ली में जयप्रकाश सिंह से मुलाकात के बाद लिया है। वापसी के साथ ही उन्हें पश्चिम बंगाल उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला बसपा के भीतर चल रहे हालिया पुनर्गठन, पुराने नेताओं की घर वापसी की कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन लखनऊ के अंदर किया था। उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में महीनों से पार्टी में निष्क्रिय और दूर हो चुके नेताओं को वापस लाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया। पहले भतीजे आकाश आनंद की वापसी करवाई गई, फिर समधी अशोक सिद्धार्थ को दोबारा मौका दिया गया। अब जयप्रकाश सिंह की वापसी कराई जा रही है और मायावती आने वाले दिनों के अंदर संगठन को पुराने अनुभवी नेताओं से मजबूत करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक बसपा के भीतर लगातार घटते जनाधार और संगठनात्मक कमजोरी को देखते हुए मायावती अब उन नेताओं की वापसी करवा रही है जिनका प्रदेश और बिहार या अन्य राज्यों के अंदर मजबूत जनसंपर्क और पकड़ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर वरिष्ठ नेताओं के साथ में पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि स्ट्रेटजी काफी काम आएगी बहुजन समाज पार्टी के, बीएसपी जितना मजबूत होगी दोस्तों उतना कई सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के तौर पर सामने आती है। जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है, खासकर दलित समाज में दोस्तों। और अभी की स्थिति में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विकल्प के तौर पर दलित समाज के लोगों के लिए उभर रही है। बहुजन समाज पार्टी के मजबूत होने के बाद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वोटों में कमी देखने को मिले दोस्तों। हालांकि लगातार लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की राजनीति होती है। दोस्तों, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई जानकारी आई है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि बिहार चुनाव के अंदर पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा सीट काफी चर्चा में है दोस्तों। यहां पर काफी रोचक सियासी खेल चल रहा है। नतीजा ये निकला कि आरजेडी के बागी नेता अलग होकर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव की पार्टी को सीधे सीधे महागठबंधन का समर्थन मिला। दरअसल खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने जो पार्टी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने जेजेपी पार्टी रखा है, उन्होंने अपनी पार्टी से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। ये उम्मीदवार थे तेज प्रताप यादव की पार्टी के श्याम किशोर चौधरी, और उनके चुनाव लड़ने के कारण कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के 10,000 वोट तो कट जाते। और इस बीच दोस्तों खबर यह सामने आती है कि इंडिया गठबंधन ने वीआईपी सीट को सुगौली से लड़ने के लिए मैदान में उतारा। वीआईपी पार्टी ने अपना टिकट देकर पार्टी के पुराने विधायक सुगौली के चुनावी मैदान में उतारे गए, लेकिन वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद इंडिया गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं था, तो कोई ऑप्शन नहीं था, किसी न किसी को तो सपोर्ट करना ही था। फिर इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि जेजेडी के नेता यानी जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी के नेता चौधरी का समर्थन किया जाएगा। और इसके बाद फैसला लेने के साथ ही मुकेश सहनी ने श्याम किशोर चौधरी के लिए वोट मांगा। उन्होंने अपने भाषण में साफ किया कि श्याम किशोर चौधरी को सिर्फ वीआईपी का नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन का समर्थन है, यानी तेज प्रताप यादव की पार्टी है। समर्थन में वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और तमाम वाम संगठन यानी लेफ्ट संगठन है दोस्तों। और इसीलिए महागठबंधन का औपचारिक उम्मीदवार अब जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी का उम्मीदवार बन गया है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या इस सीट पर, सुगौली की सीट पर एनडीए गठबंधन को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट एक मुस्त नजर आ रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए गठबंधन 243 में से 160 सीटें जीत कर आएगी। ये वही अमित शाह है दोस्तों जिनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 300 प्लस सीटें जीत कर आएगी और पूरा गठबंधन 400 प्लस सीटें जीत कर आएगा। बाद में 240 पर निपट गए और 294-95 सीटें पूरे गठबंधन को मिली और जैसे तैसे सरकार बनाने की स्थिति में आए। यानी पता चलता है कि अमित शाह बड़ी बड़ी बातें और बड़ा बड़ा फेंकते हैं और बाद में जब चुनाव हार जाते तो कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था, और फिर से चुनावी जुमला देते हुए राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सीमांचल क्षेत्र में जाकर घुसपैठी का मुद्दा उठाकर अमित शाह को लगता है कि वो सांप्रदायिक आधार पर लोगों को ध्रुवीकरण कर लेंगे, लोगों का ध्रुवीकरण कर लेंगे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, तो वो गफलत में है, क्योंकि सीमांचल की जनता विकास के लिए लगातार वोट देती आई है और अब भी विकास के लिए ही आगे बढ़ेंगे। अमित शाह को अगर लग रहा होगा कि उनकी सांप्रदायिकता की राजनीति यहाँ चल जाएगी तो शायद इस बार भी उनको तगड़ा झटका लगने वाला है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, अमित शाह अभी भी परिवारवाद की बातें कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने पूछा था कि अमित शाह का बेटा जैसा बैट चलाना नहीं जानता और दुनिया भर की क्रिकेट संभाल रहा है। इस पर अमित शाह का कोई जवाब नहीं है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 10 नवंबर को सुबह 11 बजे आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के साथ में उनके साथियों को भी बुलाया है और सभी मराठा आंदोलन के दौरान कथित नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इसीलिए इन सबसे पूछताछ की जाएगी दोस्तों। और इन सबसे कहीं ना कहीं यह भी पूछा जाएगा कि उन्होंने कानून का दुरुपयोग क्यों किया या फिर कानून का उल्लंघन क्यों किया। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
नरेंद्र मोदी से अपने यूनिवर्सिटी की वाहवाही लूटने के लिए यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों की ओर से क्या क्या किया जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आया है दोस्तों। खबर यह है कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी है जहां पर एक आदेश जारी किया गया है एचओडी के द्वारा बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी रोहित गोयल की ओर से और साथ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर गोविंद सिंह पवार की ओर से जो बीटेक सीएससी सेकंड ईयर के लिए है। इसमें कहा गया है कि सभी बीटेक करने वाले कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों से बोला जाता है कि जो दूसरे साल के विद्यार्थी है वे सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी का 9 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, यानी आज कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग ले। जो भी व्यक्ति जो भी बच्चा इसमें भाग लेगा जिसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स, उसमें अगर कोई भाग लेगा और नरेंद्र मोदी का गुणगान गाएगा यानी नरेंद्र मोदी की बातें सुनेगा, भाषण सुनेगा, बेशक बोर हो रहा हो लेकिन उसको 50 नंबर 50 मार्क्स अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी एग्जाम में उसको 50 मार्क्स दे दिया जाएगा, फ्री में 50 मार्क्स दिया जाएगा मोदी का भाषण सुनने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले तो लोगों को बच्चों को ऐसी जबरदस्ती बुला लिया जाया करता था कि मोदी का भाषण सुनिए, कुछ को तो गुमराह करके बुला लेते थे कि अरे कुछ नहीं होगा, आधे घंटे केवल भाषण सुनना है। बाद में पता चलता है 1.5 घंटे नरेंद्र मोदी बोर कर रहे हैं और बच्चे तड़पते हुए टॉर्चर होकर भाषण सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अब तो 50-50 मार्क्स दिए जा रहे हैं ताकि मोदी का भाषण सुनने के लिए लोग आ जाए। सोचे किस लेवल पर ये आ चुके हैं दोस्तों। और देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। प्रशांत भूषण ने भी इस मामले पर जमकर मजे लिए। प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं कि सोचिए बच्चों को 50 मार्क्स दिए जा रहे हैं मोदी की रैली अटेंड करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि 50 मार्क्स के लिए बच्चे कुछ भी करेंगे तो उनको आना पड़ेगा और मोदी मोदी चिल्लाना पड़ेगा। और अगर 50 मार्क्स नहीं दिया जाए तो फिर लोग आएंगे कैसे, ये भी एक बड़ा कारण है। शायद यही ये लोग सोचकर 50 मार्क्स दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होंगे वो तो इस टॉर्चर से बचने की कोशिश करेंगे और भाषण तो वो सुन भी नहीं पाएंगे, बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जब जमकर आलोचना हुई है दोस्तों तब दावा किया जा रहा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, ये गलत है। यानी अब जब किरकिरियां हो रही है दोस्तों तो अब इसे फेक बताने की कोशिश की गई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पंजाब में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए तरन तारण के एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया है दोस्तों। आयोग ने यह कदम जिले के उपचुनाव से जुड़ी शिकायतों और पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल के बाद किया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तरन तारण एसएसपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। पंजाब का मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सिबिन ने मीडिया से बात करते हुए निलंबन की पुष्टि की है दोस्तों। आयोग की ओर से जारी आदेश में निलंबन की स्पष्ट जानकारी उल्लेखित नहीं है कि क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर ही हटाया गया होगा। पिछले महीने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की गई। इस शिकायत के बाद अकाली दल ने तरन में धरना प्रदर्शन किया था और अब जाकर निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्रवाई की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है दोस्तों, तो वो इस तरीके के फैसले को कहीं ना कहीं कंटेस्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर इस पर और ज्यादा चर्चा हो। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को पूर्णिया में महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट की अपील की। दोस्तों चुनाव प्रचार को लेकर बिहार का दौरा कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं तो मालूम पड़ता है कि बिहार में लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि आने वाले 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होने वाली है। 1 और 1 मिलकर 11 होता है। महागठबंधन को मजबूत कर रहा है। बीजेपी को 9-2-11 कर देना है, यानी 11 तारीख को दूसरे चरण में बीजेपी को 9-2-11 कर देना है। अखिलेश यादव अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और इस कारण दोस्तों लोगों में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके का भाषण देते हैं उससे एक क्लियर मैसेज लोगों के बीच में पहुंचता है और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव की रैलियां ज्यादा से ज्यादा करवाई जा रही है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अखिलेश यादव बार बार अपनी रैलियां जो बढ़ा रहे हैं, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुकेश सहनी कन्हैया कुमार ने सिकटी में सभा किया और अररिया में बोले, कहा महागठबंधन असली बिहारियों के हित की रक्षा करेगा। वीआईपी के लिए वोट मांगने के लिए भी सभी लोग पहुंचे थे, यानी सभी लोग एकजुट नजर आ रहे हैं। कहीं पर पप्पू यादव कन्हैया कुमार रैली करते हैं, कहीं पर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ रैली करते हैं, कहीं पर कन्हैया कुमार और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी एक साथ रैली करते हैं। दोस्तों हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सब मिलकर एक साथ मुकाबला करे और एक साथ भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करे, रैलियां करे, रोड शो करे। अगर आप भी मानते हैं कि यही एकजुटता आने वाले चुनाव के अंदर बड़े परिवर्तन करके दिखाएगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद है कि
कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहे। और एक और बड़ी खबर सामने आई है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर ओवैसी ने वादा किया है कि सीमांचल में पलायन को रोकने के लिए सारे संभव प्रयास किए जाएंगे। अररिया में बेरोजगारी दूर करने के लिए AIMIM उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जा रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी केवल 21-22 सीटों पर लड़ रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में 21-22 सीटें भी अगर उनकी पूरी आ गई तब भी उनके पास उस तरीके की पावर नहीं होगी कि वो पलायन रोक पाए। लेकिन देखते हैं लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।